मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और पनीर के शौकीन हैं तो अब आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में नकली और खराब पनीर बेचने वालों का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, एक बड़ा खेल चल रहा है। रोक लगाने के बावजूद मिलावटखोर जो हैं वो इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि सरकार इस मिलावट पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। बीते ही दिन गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस ने नकली पनीर की एक बड़ी खेप बरामद की है। ये पनीर दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था और संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1150 किलो नकली और बदबूदार पनीर जब्त हुआ। ये पनीर बुलंदशहर से सोचिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, एक बड़ी खेप इसकी थी। मौके से मिले पनीर के नमूने को फिलहाल अब जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। अब मामले की तफ्तीश हो रही है। पनीर जिसको हर घर में स्वाद और सेहत का सबसे भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। आप सोचिए कि पनीर लोग इंटेक करते इसलिए कि प्रोटीन का सबसे बढ़िया ये उदाहरण है, सबसे बढ़िया ये स्रोत है, लेकिन सोचिए कि यही पनीर इतना मिलावटी हो, आपकी सेहत बिगाड़ दे। देश भर में मिलावटी पनीर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं सिंथेटिक दूध से पनीर बन रहा है तो कहीं स्टार्च और डिटर्जेंट तक का इस्तेमाल इसी पनीर को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और जब हमारी टीम ने इस खतरे को समझने की कोशिश की और उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थितियां हैं, जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगर हम एनसीआर की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बीते कुछ महीनों से यही स्थितियां हैं। इस मिलावटखोरी के खिलाफ टीम कोई भी ऐसा पुख्ता कदम नहीं उठा पा रही है जिसकी वजह से ऐसे मामले बंद हो। पनीर जिसको सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्रोत माना जाता है, प्रोटीन का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है, यही पनीर आपकी थाली में आपकी सेहत का दुश्मन बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावटखोरी के खिलाफ जहां आम जनमानस जागरूक जरूर हुआ है, उसके बाद भी ये इस तरह की जो खबरें हैं नकली पनीर बनने की, वो कम नहीं हो रही। दूध और पनीर में मिलावट रोकने के लिए सरकार बार बार अभियान चलाती, लेकिन बाजार में बिक रहा पनीर कितना ज्यादा सुरक्षित है, आपकी सेहत से कितना खिलवाड़ कर रहा है, इसका शायद ही आपको अंदाजा हो। तो ये स्थितियां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एनसीआर वाले क्षेत्रों में। इस वक्त हमारे साथ कानून विशेषज्ञ के तौर पर आसिफ रिजवी जी मौजूद हैं स्टूडियो से ही। इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड पर 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद है और बुलंदशहर से जिन्होंने यहाँ से ये खबर भेजी है, मनोज भी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में लोकेश आप ही के साथ करती हूँ। ये खबरें जिस तरीके से आ रही है, सुबह भी हमने इस पर चर्चा की, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम लोग तो जागरूक हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर कोई भी हम लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा सिस्टम वैसा नहीं बन पा रहा है कि इन मिलावटखोरों पर कैसे लगाम लगाई जा सके। ये पनीर जिसको सबसे भरोसेमंद स्रोत समझा जाता है, यही पनीर अब लोगों के लिए एक तरह से धीमा जहर बन रहा है। देखिए बिल्कुल स्वाति, अगर आप इस पूरे खेल को समझेंगी तो ये पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर आप इस क्षेत्र की बात करेंगे तो आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है और उनके पास पनीर की सप्लाई पूरी हो या खाने पीने की सप्लाई पूरी हो, खासकर दूध से लेकर या दूध से बनी हुई चीजों को, इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है वहां पर डिमांड है। लेकिन उसके एवज में जो सप्लाई है वो आसपास के देहात के क्षेत्र या फिर बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के देहात जैसे क्षेत्र हैं, वहां से उनकी आपूर्ति की जाती है और यहाँ तक कि अमरोहा तक से। और यही एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर ज्यादा लालच कमाने के लिए या ज्यादा कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस तरीके के गोरख धंधे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ पर नकली पनीर हो, नकली मावा हो या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लोगों के लिए इतना हानिकारक है, जो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसका आप लगातार कुछ दिनों तक सेवन कर लें तो आपके लीवर फेलियर जैसे चांसेस जो है वो 80 से 70 से 80 गुना और ज्यादा % बढ़ जाते हैं। और वजह ये है, देखिए समझिए इस बात को कि अभी जो पशुधन है वो लगातार कम हो रहे हैं इस क्षेत्र के भीतर। इसके बाद भी डिमांड और सप्लाई का खेल पूरा बरकरार है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो दूध लेती हैं वो राजस्थान से दूध मंगा करके यहाँ पे प्रोसेस कर रही है, चाहे वो बड़ी कंपनियां मदर डेयरी जैसी हो या फिर अमूल जैसी।
अगर वो राजस्थान से मंगा रही हैं, यहाँ पर लोकल के स्तर पर यहाँ पर जो सप्लाई की जा रही है वो वाकई, जैसा हमारे सहयोगी जो है मनोज ने ये पूरी रिपोर्ट भी दी है, इसके अंदर इस पहले मामले का खुलासा पहले पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बुलाया गया। अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अपने स्तर पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं करते, सैंपलिंग का दौर चलाते रहते हैं। लेकिन अब जैसे आने वाले समय में अभी हफ्ते भर बाद ही नवरात्र और से कुछ ही देर बाद लोकेश त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा और फिर इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी, कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। बुलंदशहर से हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, ये खबर इससे पहले भी आई थी और लगातार कार्रवाइयां होती है, प्रशासन इन चीजों को लिखता है, बार बार अभियान चलते, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है। शुरुआत में ही तो कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। ये बुलंदशहर में कई बार आए दिन छापेमारी होती रहती है, क्योंकि बुलंदशहर के आसपास जो गांव हैं और जो शहर हैं वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में पनीर और खोआ और मावा बनाया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होता है, नोएडा और गाजियाबाद में सप्लाई होता है। कहीं न कहीं वो केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है, चाहे वो दूध केमिकल के माध्यम से बनाया जा रहा हो, चाहे वो पनीर माध्यम से बनाया जा रहा है। एक दुकानदार के पास ऐसा है कि 2000 लीटर दूध आ रहा है और उसके पनीर बनना है 6000 किलो। तो कहीं ना कहीं ये मिलावट और दूध और केमिकल के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं कि किस तरह से ये पनीर परोसा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि जो पनीर है ये बहुत सिंथेटिक चीज़ों से बनाया जा रहा है, ऑयल से और नकली चीज़ों से बनाया जा रहा है, पाउडर मिला के बनाया जा रहा है, जो पूरे एनसीआर क्षेत्र में इसको सप्लाई किया जाता है, खुर्जा और अरनिया क्षेत्र से, जो कि एक जहर के समान है। क्या कहेंगे आप, जो जहर परोसा जा रहा है थाली में? देखो, ये है तो खतरनाक, और सरकार हर बार हर त्योहार से पहले एक अभियान चलाती है इसे पकड़ने का, लेकिन इस पर लगाम नहीं कस पा रहा। वो क्यों नहीं कस पा रहा? इसके लिए अब प्रशासन है ये इन चीजों पे ऐसा कानून बनाया ताकि ये रुके, क्योंकि हमारे क्षेत्र से सबसे ज्यादा यही काम हो रहा है, नकली पनीर, मावा, और ये त्योहारों से पहले इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन बहुत मतलब अभियान तो चलाता है, लेकिन वो ढिलाई क्या बरत रहा है वो प्रशासन की नाकामी है देखा जाए तो। क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो रहा है और जो उसके पदार्थ हैं वो इतने ज्यादा सवाल उसी सप्लाई चेन पर उठता है। मनोज, हमारे साथ आसिफ रिजवी भी इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। आगे भी मैं आपके पास आऊंगी बातचीत। आसिफ रिजवी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जी, आप भी देख रहे होंगे ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही है। फूड सेफ्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो बड़ा कड़ा कानून है, लेकिन उसके बाद भी प्रावधानों को मानने वाला कोई नहीं है, उसके प्रावधान। और सबसे बड़ी चीज ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, थाली में लोगों के धीमा जहर परोसा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कहां से सबसे ज्यादा रुकावट है और कहां पे कितनी ज्यादा कड़ाई करनी होगी ताकि ऐसी जो घटनाएं वो ना घटित हो दोबारा? फूड सेफ्टी एंड स्टेटस ऑफ इंडिया का नियम है, नियमावली ये कहती है कि खाने पीने के सामान में अगर कोई मिलावट करता है तो उसको 10 साल की सजा, इवन आजीवन कारावास भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब इनको पकड़ा जाता है, लास्ट टाइम ये पकड़े गए, ये सिर्फ दिखावे के लिए काम हो रहा है। जब इनको पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के, क्योंकि उनको पावर है वो करा सकते हैं, उनके लिए लॉ है, दर्ज करा के उसको परस्यू करना चाहिए। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी मंशा पे सवाल पैदा होता है कि जब आपको पता है कि आपके पास ये कानून है, कानून आपको ये पावर दे रहा है कि जो मिलावट कर रहा है उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख के 10 साल की सज़ा और आजीवन कारावास तक की सज़ा दिला सकते हैं, तो आप उसको परस्यू क्यों नहीं करते हैं? अगर ये डिपार्टमेंट के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग मंशा के तहत उस कानून का इम्प्लीमेंट कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं, जो सरकारी वकील है वो उसकी न्यायालय में खड़ा होकर उसकी पैरवी करे और 5 लोगों को भी सज़ा हो जाए, देखिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो केवल त्यौहार से पहले थोड़ा सा जागती है, कुछ जगह जाके दबिश मारती है, कुछ सामान पकड़ती है, उसको बंद कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसके बाद उसको परस्यू नहीं करती है। अब परस्यू क्यों नहीं करती उसकी वजह तो वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे करप्शन वजह हो सकती है। मुझे लगता है कि 4 जगह दबिश मार के बाकी 12 जगह जो है दबिश ना मार के उनको मैसेज देते हैं देखो हम ये कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे, डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी मंशा पे ये सवाल खड़ा करता है कि कानून होने के बावजूद
आप मुलजिम को पकड़ने के बावजूद उसकी फूड पैरवी क्यों नहीं इंस्पेक्टर करते की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर वहीं से शुरुआत हो जाए तो आप सोचिए कि बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े जखीरे बरामद होते हैं, खेप बरामद होती है, शायद वहां पर लगाम लग सके, वहीं से ही हिला वाली हो जाती है। बिल्कुल। फूड सेफ्टी के जो इंस्पेक्टर हैं वो मुकदमा दर्ज करके उनको लगातार उसको फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, अथॉरिटी उनसे नहीं पूछ रही है। ये जो करप्शन है ना, ये नीचे से लेके फूड इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक गया हुआ है, और इसी वजह से जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए, जब कोई त्यौहार आने वाला होता है 5-6 लोगों को पकड़ लिया, 5-6 की दबिश मार दी, आधा से ज्यादा माल, मतलब एक 50% माल जो है खराब कर दिया, और 50% माल अभी की अगर हम बात करें आसिफ रिजवी, तो इसको लेकर हमारे लॉज में क्या क्या चीजें, जो एक्ट है वो कितना कड़ा है, और इसमें अगर आगे के अगर प्रोविजंस को देखें, क्या क्या धाराएं हैं, अगर मिलावट से किसी की जान जाती है तो किस तरह की सजाएं हैं, किस तरह का पनिशमेंट है हमारे लॉ में? फूड सेफ्टी एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आप केवल मिलावट करेंगे खाने पीने के सामान में तो आपको 10 साल की सजा होगी, और यदि उस मिलावटी सामान से किसी की जान जाएगी, या आपने किसी ऐसी जगह को दे दिया कि उसकी जान जा सकती है, तो आपको आजीवन कारावास होगी। अब जैसे ये माल पकड़ा गया है, तो जो इस समय जो वहाँ पर इंस्पेक्टर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज कराता, मुकदमा दर्ज कराने के साथ उस मुकदमे में चार्जशीट दाखिल होती और न्यायालय में उसकी वो पैरवी करता और सजा दिलाता। लेकिन यहाँ तो मंशा केवल इतनी है कि हम 4 लोग को पकड़ेंगे तो बाकी 5 लोग में मैसेज जाएगा, देखो हम तुम्हें पकड़ सकते हैं लेकिन तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम हमें ऑब्लाइज करते रहो, तुम अपना काम करते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है फूड इंस्पेक्टर के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए, करते हैं। और अब फूड इंस्पेक्टर जिसका जिक्र हम लोग लोकेश लगातार कर रहे हैं, अगर शुरुआत वहीं से हो जाए तो शायद इतने बड़े पैमाने पर जो नकली खेप मिल रही है, आप सोचिए कि आगे त्योहार आने वाले, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, और अब कार्रवाई शुरू होगी, सिर्फ तिश्री हो जाती है लोकेश कार्रवाइयों के नाम पर। देखिए स्वाति, अगर हम यूपी के कंसर्न में बात करें, तो इनके पास एक लाइव वैन भी है जो कि ये तुरंत ही चेक करके बता देते हैं कि जो पदार्थ पकड़ा गया है वो सही है या नहीं, तो उसको तुरंत ही नष्ट कराने के प्रावधान है। अगर कानूनी तौर पर बात की जाए तो खेल कहाँ होता है इसको आप समझिए, जब सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग जांच को भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट 4 से 5 महीने के बाद आती है, तब तक लोगों की याददाश्त से ये बातें ओझल हो चुकी होती हैं, त्यौहार भी बीत चुके होते हैं। और जब रिपोर्ट्स आती हैं, अगर वो रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई तो एडीएम कोर्ट में वाद, और न्यायालय में के अंदर एडीएम के सिटी के ऑफिस में इसका एक बात चलना शुरू हो जाता है उनके न्यायालय में, और एक मामूली सा 1000 लाख या 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इस मामले में जैसा कि रिजवी जी भी कह रहे थे कि खुद पार्टी बनकर ना तो फूड इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज कराते हैं और ना ही वो उस मामलों का परसुअल करते हैं। अगर ये परसुअल होने लग जाए और 1 या 2 मामलों के अंदर 10 साल की सजा या आजीवन कारावास जैसी स्थिति आ जाए, तो आप यकीन मानिए कि ये मिलावटखोरी का धंधा रुकेगा। और पूरी बात जो है वो केवल यही है कि सारा खेल ही डिमांड एंड सप्लाई का है, और ऐसे मिलावटखोरी के जरिए हजारों करोड़ का काम किया जाता है। 1 हफ्ते के बाद अभी आप देखेंगे कि नवरात्रे आने शुरू होने हैं, दूध, दही, घी, पनीर और खोआ, ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा प्रसाद बनाने से लेकर के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, और इसके अंदर अगर मिलावटखोरी होने लग जाए तो फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ। और ये जिम्मेदारी बनती है उन विभाग के अफसरों की, सरकार की, कि वो लगातार इस तरीके के अभियान चलाते रहें। केवल त्यौहार आए तो उस वक्त खाना पूर्ति करके फोटो खिंचवा करके 4-5 सैंपलिंग करके इतिश्री न कर देनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, पार्टी बनकर एफआईआर कराई जाए, और एफआईआर के बाद परसुअल कोर्ट में कराया जाए, ताकि जब तक इस मामले में सजा नहीं होगी तब तक किसी को इन कानून, जो नए कानून आए भी हैं फूड सेफ्टी एक्ट को लेकर के, उन कानूनों का तब तक डर नहीं बैठेगा। और ये जरूरी है इन विभागों के लिए, विभाग के अफसरों के लिए। और ये काम इसीलिए नहीं होता है, जो बार बार भ्रष्टाचार की बात उठ रही है कि भ्रष्टाचार की सीढ़ी नीचे से लेकर के ऊपर तक शुरू होती है, पहुंचती है, और इसी वजह से जो ये चढ़ावा नीचे से ऊपर तक जाता है, और इसी वजह से इसमें कोई ठोस कार्रवाइयां नहीं होती हैं। क्योंकि अब फूड सेफ्टी को भी अगर आप लेके देखें तो मिठाई की दुकानें इतनी बड़ी बड़ी चेन है कि फूड इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां पे जाकर के सैंपलिंग कर ले। अगर सैंपलिंग करेगा तो आसपास के नेता नगरी से लेकर के तमाम लोगों के फोन जाने लग जाते हैं कि अरे भाई साहब आप सैंपलिंग क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हीं मिठाइयों की सैंपलिंग कर दी जाती है जो मिठाइयाँ बेसिकली सही पाई जाती हैं, ताकि उनकी रिपोर्ट जो है वो भी आ जाए। और नहीं तो इसके बाद आपके पास अगर लैब में जुगाड़ है तो आप लैब में भी जुगाड़ लगा लीजिए, वहाँ भी रिपोर्ट जो है अपने मन मुताबिक सब स्टैंडर्ड भी अगर आप ले
ले आते हैं, अब जो है बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक की स्थिति ना दर्शाते करते हुए केवल एक सब स्टैंडर्ड ले आया जाए। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपके शरीर के लिए वो हानिकारक तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर मिलावट हुई है, फैट की मात्रा कम पाई गई है दूध में या पनीर में, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसमें एक बचाव ये हो जाता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग जाती है, बाद में वो अपर कोर्ट में जाता है और उस वहां से भी वो उस पेनल्टी को आधी करा करके चला आता है। तो इस तरीके की लगातार जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके कानूनों का सही मायने में तोड़ वो आम व्यापारी वो लोग निकाल चुके हैं जो मिलावटखोरी का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। बिल्कुल, ये एक पहलू, और दूसरा पहलू ये भी है कि जनता को भी अब अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता की थाली में मनुष्य सारी चीज़ें जा रही है और रोज़मर्रा की थाली में जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितनी शुद्ध है, इसकी निर्भरता कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी खुद से लेनी होगी और रोज़मर्रा हमको भी पड़ताल करनी होगी। बुलंदशहर से अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है और इस बार ये जो मामला सामने आया है, इस पर अगर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या कहना रहा? देखिए, हमारी कई बार अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि इनकी सैंपलिंग कर ली गई है और सैंपल कर करके भेज दी गई है, जो वहां से आदेश आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है कि जो माफिया हैं वो मोटे पैसे कमाते हैं, वो सैंपल जा करके लैब में चेंज करा देते हैं। मेरे साथी जो लोकेश जी हैं उन्होंने बात सही कही है, करीब करीब आजीवन कारावास या 10 साल की सजा होगी। अगर 2-4 लोगों को अगर इसमें सजा हो जाए तो जो माफिया हैं वो बंद हो जाएंगे और कुछ लोगों के कान हो जाएंगे कि जो मिलावट है उसको बंद करेंगे। लेकिन सरकार के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है कि जो माफिया को तुरंत पकड़े। उनके यहाँ जो माल ऐसा केमिकल मिलता है या नकली मावा, नकली पनीर पकड़ा जाता है तो उन्हें तुरंत हवालात में किया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम लोग उनके देखते हैं, सैंपल भर दिए जाते हैं और सैंपल क्या होता है बाद में, सैंपल कब उनकी जांच होती है और वो फिर वो ढीला मलोली करके उसके छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पास में बात करते हैं किस तरह की सजा होनी चाहिए इन लोगों के, माफिया के लिए। उन लोगों को कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार सख्ती करेगी तभी इस चीज पर रोकथाम हो सकती है, वरना ना जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े माफिया हैं उन पर कार्रवाई होती ही नहीं है। सही बात तो ये है, उन्हें जो जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास होना चाहिए, तभी इससे रोकथाम हो सकती है। ज्यादातर जनता की जो मांग है उनकी यही है कि 10 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। जभी जो हमारी जो थाली में जहर परोसा जा रहा है, चाहे दूध हो चाहे पनीर हो, और उससे जभी निजात मिलेगी, क्योंकि इससे बीमारी भी फैल रही है। ज्यादातर जो डॉक्टर बताते हैं कि पनीर खाइए, आप बता रहे हैं कि मार्केट में क्या स्थितियां है, जनता की जो सवाल है वो जायज हैं। अब सबसे बड़ी चीज आसिफ रिजवी जी ये है कि लोकल दुकानदारों पर तो कार्रवाई की चाबुक आसानी से चल जाती, लेकिन बड़े दुकानदारों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इच्छा शक्ति की कमी है। कानून हमारे पास मौजूद है, और कानून होते हुए भी अगर सरकार में बैठे हुए लोग, डिपार्टमेंट के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये तो इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से इस समय पूरे देश में सबसे बड़ा संगठित अपराध अगर कोई हो रहा है तो ये मिलावटी का काम हो रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। आप सोचिए, ये देश की जो व्यापारी हैं, आपराधिक किसी भी व्यापारी हैं, ये संगठित होके और ये एक चिन्ह बना के, माफियाओं की एक चिन्ह बना के ये अपराध कर रहे हैं। और इस अपराध को अगर हम देखें तो ये तो गैंगस्टर एक्ट में भी आता है, क्योंकि कोई भी ऐसा अपराध जिसको बार बार कोई कर रहा हो, संगठित होके कर रहा हो, लोग सब मिल के कर रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए हों, तो संगठित अपराध हो गया। इसमें तो सरकार को चाहिए कि जो लोग हैं उनको चिन्हित करे और जो खाद्य एक्ट है उसके तहत तो कार्रवाई करे, साथ में जो बीएनएस में गैंगस्टर एक्ट है उसके में कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये लोग तो समझ लिए समाज को एक तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, साथ साथ में हत्याएं कर रहे हैं। भाई आप देखिए, अगर किसी भी खाने पीने की चीज़ में हम कोई चीज़ मिला के दे रहे हैं तो हम धीरे 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 एक स्लो पॉइजन तो दे रहे हैं इंसान को। तो क्या वो स्लो पॉइजन जो है वो और उसको हम चिन्ह बना के कर रहे हैं। आप सोचिए कि इसमें कितने लोग मिले होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक संगठित अपराध हो गया। पूरा एक आपने जैसा कि जिक्र आसिफ जी कर रहे हैं, ये एक सिंडिकेट बनकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, जब हर साल सैकड़ों इस तरह के केसेस सामने आते तो कितने अपराधी जेलों में होते हैं। आप सोचिए कि मिलावट और चीज़ों को लेकर जनता भी बहुत अवेयर है, लेकिन मिलावटखोरी के खिलाफ अभी तक ऐसी कोई भी पहल शुरू नहीं हुई है। जनता में इस तरह का आक्रोश ज़रूर है, लेकिन वो मन ही मन तमाम चीज़ों को कहते हैं, शायद अपनी बात सरकार या प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। आपको क्या लगता है कि
कि इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि तत्काल ऐसे मामलों को सुलझाया जा सके और कार्यवाही इसमें तुरंत हो जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो ऑलरेडी हर जगह मौजूद है और ये तो सरकार की इच्छा शक्ति पे, सरकार चाहे तो किसी भी मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक संगठित अपराध है जो पूरे देश में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें, बड़े नामी गिरामी मुंबई के अभी कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम सामने आए जहां पर भी बड़े बड़े, आप सोचिए कि मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट में नकली पनीर पकड़ा गया। वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छे ब्रांड का अगर हम खाएंगे पनीर या अच्छे ब्रांड की चीज लेंगे तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी यही स्थिति है। हाँ, तो ये नीचे से बन के ऊपर तक जा रहा है ना, ये नीचे से बन के ऊपर तक जा रहा है और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट से, इस गैंग से पूरी तरह से ऑब्लाइज हो रहे हैं, इसीलिए इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। वरना आप सोच के देखिए कि देश में अगर किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पे कोई अपराध होता है तो हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन देश की 100% आबादी के ऊपर उसको गलत खाना खिला के उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है और इस अरबों के बिजनेस के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है जो सरकारों में हद से ज़्यादा दखल रखता है। इसी वजह से कानून होने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। और सोचिए आपके हर कानून मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, जगह जगह आप लोगों को पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद उसके मुझे तो ये लगता है जिसको पकड़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ 1000 किलो को सप्लाई होना है वहाँ जानबूझ के जो है वो 100 किलो पकड़वा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि साहब कार्रवाई हो रही है। रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर नकली जो मिलावट का जो सामान बिक रहा है वो कम से कम 1000 किलो, 2000 किलो, 4000 लीटर, 5000 लीटर के हिसाब से जो है एक शहर में जा रहा है और पकड़ा जा रहा है केवल 100 किलो, 100 लीटर, 200 लीटर। मतलब वो जानबूझ के कुछ अपना ही माल पकड़वा देते हैं, छोटी मोटी अपने खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं कि दिखाने के लिए कि सब डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। हाँ, मतलब इतिश्री हो जाती है। सुंदर भी हमारे साथ अलीगढ़ से मौजूद है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुंदर, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि कार्रवाइयां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही है और अक्सर पर्व के टाइम पर ऐसी कार्रवाइयां होती है, लेकिन उसके बाद ढाक के बाद ये सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, कार्रवाई तो लगातार देखने को मिलती है, लेकिन विभाग के द्वारा उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाता। सैंपल लिए जाते हैं, जांच के लिए भेज दिए जाते हैं, इसके बाद जो कार्रवाई पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। लेकिन ये जो खोवा और जो पनीर बनाया जाता है, तमाम ऐसे केमिकल इसमें प्रयोग किए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इतना ही नहीं, इसे खाने के बाद में स्लो पॉइजन जो होता है उस तरीके से आदमी को दिया जाता है। अगर बात करें पनीर की, तो पनीर में तमाम सिंथेटिक पाउडर होता है और रिफाइंड होती है, पाम ऑयल होता है और तमाम तरीके के केमिकल होते हैं। उसी तरीके से जो पनीर होता है, पनीर में भी इसी तरीके से मिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कई जो मिलावट का खेल है बहुत लंबे समय से चलता है और इसमें जो मिलावटखोर जो होते हैं वो अधिकारियों से मिले हुए होते हैं। अगर अधिकारी समय रहते हुए इन पर कार्रवाई करें, समय रहते हुए अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जिन्हें जेल भेजने की काम करें, तो कहीं ना कहीं इससे बचाव किया जा सकता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे ये जो मिलावट का जो खेल है कितने लंबे समय से चल रहा है, इसको क्या नुकसान होगा। ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है। जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो उनमें अधिक से अधिक जितने भी सैंपल लिए गए उसमें 99% के सैंपल फेल ही होके आते हैं। यदि सैंपल फेल हो रहे हैं तो इससे ये तो क्लियर है कि उसमें मिलावट है। परंतु आपको ये भी मिला होगा कि मार्केट में हम जाएं तो पता चलता है कि इसका 150 रुपए किलो है। जब खोआ या पनीर 500 रुपए 600 रुपए किलो से नीचे मिलेगा ही नहीं, तो 150 रुपए किलो है, तो ये तो जनता को भी दिखाई देता है कि वो मिलावट का नहीं है। तो कैसे मिलावटखोरों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें कार्रवाई जब तक जेल का प्रोविजन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती। एक सैंपल भरा जाता है, जब तक 3-4 महीने में रिपोर्ट आती है, मुकदमा भी लिखा जाता है, जब तक वो इतना रुपए कमा चुका होता है कि वो विभाग को दे करके वो छूट जाता है। ये कंपाउंडिंग ऑफेंस बना दिया है। जब तक इसमें जेल का प्रोविजन नहीं होगा जब तक नहीं रुक सकता। देखिए, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जेल का जब तक मामला नहीं बनेगा तब तक ये मामले रुकने का नाम लेंगे। और भी लोग क्या कहेंगे आप? खाद बीज के सामान में तो बहुत मिलावट होती है। अभी हमारे घटना हुई थी, सब्जी में छिपकली पाई गई थी, उसके बाद इतने छापेमारी हुई, 2 दिन तक इनका कार्यक्रम चला, उसके बाद सब बंद हो गया। क्या मिलावट बंद हो गई? जब तक इसमें सख्त सजा का वो नहीं होगा, प्रावधान नहीं आएगा, तब तक ये मिलावट ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें डिपार्टमेंट मिला हुआ होता है, इसीलिए ये सारे काम होते हैं। दूध की जो हमारे यहाँ पे
पैदावार है वो 2 क्विंटल की है और खपत होती है उसमें 10 क्विंटल, कहाँ से आता है 8 क्विंटल एक्स्ट्रा दूध? सब पता होता है शासन को, प्रशासन को। इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि दूध की जो मिलावटी तौर पर जो दूध तैयार किया जाता है वो कई कुंटल होता है और जो पैदा होती है दूध की वो कम होती है। इसलिए जो पनीर और खोवा और तमाम ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक तौर पर बनाए जाते हैं, पाउडर से बनता है, पाम ऑयल से बनता है और तमाम तरीके के केमिकल ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो आदमी की बॉडी के लिए पूरी तरह से हानिकारक होते हैं। जी बिल्कुल, तो ये आम जनता का गुस्सा है और इस गुस्से को सरकारों को भी समझना चाहिए, हमारे सिस्टम को भी समझना चाहिए, क्योंकि धीमा जहर जिस तरीके से वो ले रहे हैं, लोगों के बुजुर्ग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और इसके अलावा बच्चों की सेहत पर खासा असर पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिलावटखोरी पर कब तक लगाम लगेगी। कई ऐसे मामले सामने आए लेकिन अभी भी जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे।